2022 में जिस आईफोन 13 की कीमत करीब 70,000 रूपए थी, फ्लिपकार्ट पर हुई बिग बिलियन डेज की सेल के दौरान उसे 49,990 रूपए की प्राइस पर लिस्ट किया गया। अब इससे हुआ ये कि लाखों ऐसे लोग जो 30 से 35,000 का बजट लेकर आईफोन 11 या फिर इसी रेंज के किसी एंड्रॉइड फोन को खरीदने का सोच रहे थे, वो अपना बजट बढ़ाकर आईफोन 13 की लाइन में लग गए। लेकिन उनकी उम्मीदों को झटका तब लगा जब आईफोन 13 की सेल शुरू होने के बाद पलक झपकते ही आउट ऑफ स्टॉक हो गयी। हालांकि कुछ टाइम के बाद से ये फोन फिर से स्टॉक में आया, लेकिन तब इसकी कीमत 50,000 नहीं बल्कि 52 से 55,000 तक बढ़ा दी गई थी। अब जो लोग बेसब्री से आईफोन 13 की आस लगाए बैठे थे, वो स्टॉक में वापस लौटे आईफोन को देखकर अपने सब्र के बांध को काबू में नहीं रख पाए और जल्द ही प्राइस और ज्यादा बढ़ने के डर से उन्होंने 2-4 हजार और अधिक खर्च करके तुरंत फोन ऑर्डर करना ही ज्यादा सही समझा। 2022 की बिग बिलियन डेज के दौरान फ्लिपकार्ट ने लाखों आईफोन्स बेचे थे और लगभग हर साल की ही यही कहानी होती है। एक छोटी सी साइकोलॉजिकल ट्रिक से फ्लिपकार्ट ने न सिर्फ कस्टमर्स को अपना प्रोडक्ट बेच दिया बल्कि करोड़ों रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी कमा लिया। यहाँ तक कि फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज के दौरान इतने आईफोन्स बेच देता है कि फोन तो ठीक है, लेकिन उसके चार्जर तक इंटरनेट पर आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। और हाँ, ये तो मैं सिर्फ एक ब्रांड के फोन की बात कर रहा हूँ ना। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ऐसी हाईली एंटिसिपेटेड सेल्स के दौरान ये ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कितनी ज्यादा सेल्स जनरेट करते होंगे। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद अगर हम इनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को देखें तो यहाँ हमें एक अलग ही तस्वीर देखने को मिलती है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में जहां फ्लिपकार्ट ने 4,362 करोड़ रुपए का लॉस किया था, वहीं अमेजन के लिए ये नंबर 3,649 करोड़ रुपए का था। ऐसे में सवाल उठता है कि फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसे इन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स का बिजनेस मॉडल आखिर कैसे काम करता है। बिग बिलियन डेज और अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल जैसी सेल्स में इतने हैवी डिस्काउंट के पीछे का सच क्या है। और हाँ, सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये कंपनीज इतनी ज्यादा सेल्स करने के बाद भी आखिर इतनी लॉस में क्यों जा रही हैं। तो दोस्तों, बिग बिलियन डेज और अमेजन ग्रेट इंडियन सेल्स के दौरान इतने सस्ते प्रोडक्ट लेते समय आपने कभी न कभी तो जरूर सोचा होगा कि आखिर ये ई कॉमर्स जायंट्स इतने सस्ते में प्रोडक्ट्स को दे कैसे पाते हैं। अब अगर हम स्मार्टफोन्स की ही बात करें तो ये कंपनीज अच्छे से जानती हैं कि ब्रांड चाहे जो भी हो, हर स्मार्टफोन की सेल्स हजारों या फिर लाखों में होने वाली है। इसको ध्यान में रखते हुए कंपनीज हर प्रोडक्ट के सेलर से स्पेशल प्राइस की डिमांड करती है और फिर प्रॉफिट मार्जिन को मिनिमाइज करके हाई वैल्यूम सेल पर फोकस करती है। अब मान लीजिए कि एक स्मार्टफोन पर फ्लिपकार्ट और अमेजन के सेलर कुल मिलाकर 1,000 रूपए का प्रॉफिट कमा रहे हैं और बिना किसी ऑफर के उस स्मार्टफोन की महज 3,000 यूनिट से बिकती हैं। तो फिर इस केस में उनका टोटल प्रॉफिट सिर्फ 30 लाख रुपए ही होता है। लेकिन अगर सेलर उसी सेम प्रोडक्ट में अपने प्रॉफिट को आधा यानी कि 500 रूपए भी रखे और एक्स्ट्रा 500 रूपए का डिस्काउंट अपने ग्राहकों को दे, तो शायद वो 10 से 15,000 फोन बेच लेंगे और इस कंडीशन में उनका टोटल प्रॉफिट मार्जिन बढ़कर 50 से 75 लाख रुपए तक हो जाता है। और हाँ, अगर आपने कभी ऑनलाइन स्मार्टफोन खरीदा हो तो आपने ये चीज जरूर नोटिस की होगी कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो स्मार्टफोन फ्लिपकार्ट पर मिलता है वो अमेजन पर नहीं मिलता और जो अमेजन पर मिलता है वो फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल नहीं होता। फ्लिपकार्ट और अमेजन स्मार्टफोन ब्रांड्स के साथ एक्सक्लूसिव डील करते हैं, जिससे कि वो उस पर्टिकुलर स्मार्टफोन के लिए ऑनलाइन मार्केट से कंपटीशन को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। इससे होता यह है कि बिना ज्यादा डिस्काउंट और ऑफर्स दिए ही ये प्लेटफॉर्म अपनी मुंह मांगी कीमत पर उस स्मार्टफोन को आसानी से सेल कर पाते हैं। अब डिस्काउंट और ऑफर से याद आया कि आजकल ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट और नो कॉस्ट EMI जैसे ऑफर्स काफी देखने को मिलते हैं। मान लीजिए कि आप एक लैपटॉप खरीदने वाले हैं जो HDFC के क्रेडिट कार्ड पर 2,000 रूपए के डिस्काउंट के साथ मिल रहा है, तो यहाँ पर अब काफी ज्यादा चांसेस है कि आप डिस्काउंट के लालच में HDFC का क्रेडिट कार्ड जरूर ले लेंगे। इस तरह से ये प्लेटफॉर्म्स बैंक्स के साथ कोलैबोरेट करके म्यूचुअल सेल्स करते हैं और कस्टमर को दिया जाने वाला डिस्काउंट का अमाउंट भी इन्हीं बैंक से ही वसूलते हैं। अब दोस्तों, एक ऑफलाइन मर्चेंट के पास अगर दिन में 100 कस्टमर्स आते हैं तो वो शायद मुश्किल से 10 लोगों को ही अपना प्रोडक्ट खरीदने के लिए कन्विंस कर पाता होगा। लेकिन दूसरी तरफ फ्लिपकार्ट और अमेजन आपकी सर्च हिस्ट्री की मदद से आपकी पसंद और नापसंद को अच्छे से समझ चुके होते हैं और ये भी अंदाजा लगा लेते हैं कि आप कौन सा प्रोडक्ट खरीदना प्रेफर करने वाले हैं। ऐसे में वो आपको पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस देते हैं और उनकी सक्सेसफुल सेल्स की चांसेस काफी ज्यादा हाई हो जाती है। यही नहीं, ऑफलाइन मर्चेंट के कंपैरिजन में ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स काफी बेहतर ढंग से क्रॉस सेलिंग भी कर पाते हैं, जिससे कि ये बड़ी चालाकी से कस्टमर के कार्ड की वैल्यू को इंक्रीज कर देते हैं। जैसे कि अगर आप एक होम वर्कआउट इक्विपमेंट खरीदते हैं तो फिर आपको प्रोटीन शेक्स और दूसरे सप्लीमेंट्स भी दिखाए जाएंगे, जिससे साइकोलॉजिकली आपकी जरूरतें बढ़ जाएंगी और आप आज नहीं तो कल उन चीजों को भी जरूर खरीद लेंगे। अब दोस्तों, बिग बिलियन डेज और अमेजन ग्रेट इंडियन सेल्स के दौरान कई हाई वैल्यू प्रोडक्ट पर लिमिटेड टाइम डील रखे जाते हैं और कई प्रोडक्ट
स्टोर्स पर तो इतना अट्रैक्टिव ऑफर दिखा दिया जाता है कि लाखों की संख्या में कस्टमर उसे परचेज करने के लिए टूट पड़ते हैं। कुछ ऐसा ही हमने वीडियो की शुरुआत में आईफोन 13 के साथ भी देखा था, जहां 50,000 का फोन लेने के लालच में लाखों लोग आ गए थे, लेकिन इस ऑफर का फायदा कुछ गिने चुने लोग ही उठा सके। लेकिन अगर आपको लगता है कि उन खुशकिस्मत लोगों को आईफोन 13 50,000 में मिल गया है, तो चलिए अब मैं आपको इन ऑनलाइन सेल्स की डार्क रियलिटी को भी दिखा देता हूँ। इंटरनेट ऐसे ट्वीट्स और पोस्ट से भरा पड़ा है जहाँ कस्टमर्स ने शिकायत की है कि उन्होंने 50,000 में आईफोन 13 ऑर्डर तो कर लिया, लेकिन बाद में उनका ऑर्डर कैंसिल कर दिया गया। अब यहाँ आप शायद ये सोच रहे होंगे कि फ्लिपकार्ट का स्टॉक खत्म हो गया होगा, लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात तो ये है कि क्या स्टॉक सिर्फ 50,000 वाले आईफोन के लिए ही खत्म हुआ था, क्योंकि इसके कुछ सेकंड बाद ही आईफोन 13 वापस से स्टॉक में आ गया, लेकिन उसकी प्राइस बढ़ाकर 52 से 55,000 रूपए तक कर दी गई थी। जाहिर सी बात है कि फ्लिपकार्ट ने जानबूझकर कस्टमर की साइकोलॉजी को मैनिपुलेट किया, जिससे उनकी सेल्स ज्यादा हो सके। और इस तरह से जिन सेल्स को आप सेविंग करने का तरीका समझते हैं ना, वह असल में आपकी जेब को और भी ज्यादा ढीली कर रही होती है। लेकिन अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर इन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है। अब दोस्तों, जब भी आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो सबसे पहले आपको एक ऐसा मेन्यू या कैटलॉग दिया जाता है जहाँ पर वहाँ मिलने वाली सारी डिशेज मेंशन्ड होती हैं। आप जो भी खाना सेलेक्ट करते हैं, वेटर आपके ऑर्डर को शेफ तक पहुँचाता है, और फिर खाने के बाद जब पेमेंट करने की बारी आती है तो फिर उसका ध्यान रखने के लिए भी रेस्टोरेंट में अलग से लोग होते हैं। फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसे ई कॉमर्स भी महज एक कैटलॉग ही होते हैं, जिनके पास मोस्ट ऑफ द केसेस में अपनी कोई इन्वेंट्री नहीं होती है। ये प्लेटफॉर्म्स अपने साथ लाखों सेलर्स को जोड़ते हैं, जो यहाँ अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं और इन प्लेटफॉर्म्स के मैसिव कस्टमर ट्रैफिक का फायदा उठाते हैं। जब भी आप फ्लिपकार्ट या फिर अमेजन पर किसी प्रोडक्ट को बाय करते हैं, तो फिर ये प्लेटफॉर्म्स आपकी डिटेल उस सेलर तक पहुंचा देते हैं जिसने कि उस प्रोडक्ट को लिस्ट किया होता है। इधर सेलर अपना प्रोडक्ट पैक करता है, उधर इन प्लेटफॉर्म्स के साथ काम कर रहे हैं डिलीवरी पार्टनर्स प्रोडक्ट को कस्टमर्स तक पहुंचाने का काम करते हैं। साथ ही यहाँ पर एक पेमेंट पार्टनर भी होता है, जो कि कस्टमर से पेमेंट कलेक्ट करके उसकी प्रोसेसिंग को मॉनिटर करता है। इस तरह दूर किसी शहर के वेयर हाउस में पड़ा प्रोडक्ट इन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के जरिए आपके दरवाजे तक पहुँचा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये है कि आखिर ये प्लेटफॉर्म्स पैसे कैसे कमाते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप फ्लिपकार्ट या फिर अमेजन से कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो फिर ये प्लेटफॉर्म सेलर से उसके बदले में एक कमीशन चार्ज करते हैं, जो कि अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए 10 से 20% के बीच होती है। अब यहाँ हम फ्लिपकार्ट का एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, जहाँ मान लीजिए कि आप एक सेलर हैं और आपके प्रोडक्ट पर फ्लिपकार्ट 10% की कमीशन चार्ज करता है। पर दोस्तों, यहाँ पर आपके खर्चे सिर्फ यही नहीं होते। फ्लिपकार्ट आपसे पेमेंट गेटवे की कलेक्शन फी भी लेता है, जो कि प्रोडक्ट की प्राइस का 2% होता है। इसके बाद से शिपिंग फी होती है, जो कि कस्टमर की लोकेशन और प्रोडक्ट के वजन के हिसाब से कैलकुलेट की जाती है। आखिर में इन सारी प्लेटफॉर्म फी के बाद गवर्नमेंट भी अपना टैक्स लेते हैं, जो कि सेलर्स को अपने पास से ही देना होता है। इस तरह से अगर कोई प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म पर 1500 रूपए में बिकता है, तो फिर सेलर्स की जेब तक करीब 1200 रूपए ही पहुंचते हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स की कमीशन के बीच अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसी कंपनीज ने शिपिंग और डिलीवरी के लिए भी अपने खुद के प्लेटफॉर्म डेवलप कर लिए हैं, जैसे कि शिपिंग कंपनी ई कार्ट और पेमेंट गेटवे फोन पे, दोनों को ही फ्लिपकार्ट ओन करता है। मतलब एक चीज तो साफ है कि फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसे प्लेटफॉर्म्स हर प्रोडक्ट पर अच्छा खासा कमीशन कमाते हैं। लेकिन अगर ऐसा ही है, तो फिर ये ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स इतने ज्यादा लॉस में क्यों हैं? एक्चुअली इसके पीछे मेनली 2 मेजर पॉइंट्स हैं। पहला मार्केटिंग कॉस्ट और दूसरा हैवी डिस्काउंट्स। फाइनेंशियल ईयर 2022 में फ्लिपकार्ट ने अपनी मार्केटिंग पर करीब 1945 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, तो वहीं अमेजन के लिए ये नंबर 3426 करोड़ रुपए का था। कस्टमर्स को अपने प्लेटफॉर्म से जोड़े रखने के लिए कंपनीज कंपटीशन के चक्कर में कभी कभी तो इतने ज्यादा डिस्काउंट दे देती हैं कि कई बार तो इन्हें उसका पैसा अपनी ही जेब से भरना पड़ जाता है। लेकिन दोस्तों, इतने लॉसेस के बाद भी ये कंपनीज मार्केट में इसलिए एग्जिस्ट कर रही हैं क्योंकि इस टाइम पर इनका मकसद खुद को प्रॉफिटेबल बनाना नहीं, बल्कि आपको इन प्लेटफॉर्म से शॉपिंग करने का एडिक्शन लगाना है। फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसी कंपनीज अच्छे से जानती हैं कि अगर वो आपको अपने प्लेटफॉर्म की लत लगा देंगी और आप घर बैठे स्क्रीन को स्क्रॉल करके ही सामान खरीदने के आदी हो जाएंगे, तो फिर आज से 10 साल बाद आप न चाहते हुए भी ज्यादा पैसे देकर इन्हीं से ही सामान खरीदेंगे। लेकिन दोस्तों, जानते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी के इस गेम में सबसे ज्यादा लॉस किसका हो रहा है? यहाँ सबसे बड़ा लॉस आपका या फिर मेरा नहीं, बल्कि उन लोकल मर्चेंट्स का होता है जिनके पास लिमिटेड इन्वेंट्री और सिर्फ एक लोकल एरिया के कस्टमर का ही एक्सेस होता है। कहने का मतलब ये है कि ना तो वो अपनी दुकान पर अमेजन की तरह सब कुछ बेच सकता है और ना ही उसे भारत के कोने कोने से ऑर्डर्स आने वाले हैं। उसके कस्टमर सिर्फ वही लोग होते हैं जो कि उसकी दुकान के आसपास के एरिया में रहते हैं। दिवाली पर बाजारों में देखने वाली भीड़ जो कि इन दुकानदारों की जिंदगी में रौनक लाया करती थी, वो आज अपने बिस्तर पर पड़े पड़े स्क्रीन स्क्रॉल करके ही अपनी जरूरतों को पूरा कर लेती है। अब दोस्तों, ये तो हुई प्रॉब्लम, लेकिन अगर आप एक लोकल मर्चेंट हैं
तो फिर आप प्रॉब्लम नहीं बल्कि सोल्यूशन की तलाश में होंगे। तो दोस्तों इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन है अपनी डिजिटल नॉलेज को बढ़ाना और खुद भी इंटरनेट की दुनिया में कदम रखना। अब देखिए अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर जो सेलर्स लिस्टेड होते हैं वो भी कहीं ना कहीं तो लोकल मर्चेंट ही होते हैं, जो कि अपने आप को इंटरनेट की दुनिया से जोड़ते हैं और एक लोकल एरिया की बंदिशों से निकलकर ग्लोबल लेवल पर सेल करते हैं। लेकिन अगर ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो फिर आपको अपनी कस्टमर सर्विस पर सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा। आप अपने बिहेवियर और अपनी पर्सनलाइज सर्विस से जितना ज्यादा अपने कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे वो उतने ही आपके शॉप के प्रति लॉयल रहेंगे।